हमारे राजस्थान की जो नदियां हैं उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नदियों के सिलसिले में हमारी चर्चा अरब सागरीय अफवाह तंत्र को लेकर चल रही है। और अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है ये आपकी कौन सी, तो वो है आपकी लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हमने पढ़ा भी है कि एक यहां से धारा निकली थी आपके, वो है सागरमती। एक जो धारा है वो आपके इधर से आई थी और वो है सरस्वती। सागरमती और सरस्वती ये दो धाराएं थी। ये दोनों धाराएं मिलती है गोविंदगढ़ में और उसके बाद में जो है ये एक प्रकार से नदी का रूप लेती है, जो इस प्रकार से चलते हुए इस प्रकार से जाकर यहां क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, यानी कि हम जिस नदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो जहां से होता है वो स्थान है नागपहाड़, ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र देखा था कि ये अजमेर, अजमेर से है आपके नागौर, नागौर से फिर वर्तमान के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो ब्यावर है। उसके बाद में फिर ये पाली के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हुए जोधपुर, जोधपुर से फिर बालोतरा, बालोतरा के बाद में ये बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में है ये जालोर। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि ये जाकर कच्छ का जो रण है इसमें जाकर क्या हो जाती है, समाप्त। ये इस प्रकार से हमने नदी पढ़ी थी। हमने लूनी नदी के बारे में इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं वो पढ़ लिए, इसका उद्गम पढ़ा, फिर इसका प्रवाह क्षेत्र पढ़ा, फिर इसका समाप्ति स्थल पढ़ा, इसकी कुल लंबाई पढ़ी, राजस्थान में लंबाई पढ़ी। अब जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे लिखना है विशेषता। विशेषता क्या है तो वो देखिए, विशेषता के अंदर नंबर 1, नंबर 1 की बात यह है कि मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली, मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, लूनी नदी। मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है आपके, लूनी नदी। नंबर 2, पहली बात होगी। दूसरी बात है लूनी नदी से बाढ़ आने की जो संभावना है, लूनी नदी से बाढ़ आने की जो संभावना है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा वो स्थान है बालोतरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बालोतरा जो है वो लूनी नदी का जो पेटा है उस पेटे के तल के नीचे है। जैसे यहां पर लूनी नदी बह रही है और बालोतरा जो स्थान है वो यहां है, इसका मतलब यहां पर ज्यादा पानी आया तो वो पानी ऐसे आते आते बालोतरा जो है वो डूब जाएगा। याद रखिएगा बालोतरा जो है वो लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे है, पेटे के तल के नीचे स्थित। इसीलिए याद रखिएगा बालोतरा में जो है वो लूनी नदी से बाढ़ आने की संभावना सर्वाधिक रहती है बालोतरा में। ठीक है, अगली बात नंबर 3। नंबर 3 यह है कि जो बालोतरा है, इस बालोतरा में आपको पता हो तो एक झील है और उस झील का नाम है पंचभद्रा झील। ये जो पंचभद्रा झील है ये खारे पानी की है और खारे पानी की होने के कारण यहां पर इस नदी का जो भाग है वो भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो लूनी नदी है ये बालोतरा तक मिट्टी है और बालोतरा के बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इस झील की वजह से। लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। कारण है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील के कारण क्या हो जाता है, पानी खारा हो जाता है। ठीक है, नंबर 4, बालोतरा और बाड़मेर। आप सब जानते हैं कि यहां पर रंगाई छपाई का कार्य होता है। इस नदी का जो बहाव है वो पाली जिले के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हुए है और पाली भी जो है वो रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। इसका मतलब इस भाग में बहने वाली जो नदियां होगी वो सब क्या है, प्रदूषित है। इसलिए आप पढ़ेंगे
कि वर्तमान के अंदर लूनी नदी जो है, लूनी नदी रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित नदी है। याद रखिएगा, क्या है? प्रदूषित नदी है। ध्यान रखिएगा, लिखो। ठीक है, अगली बात, नंबर 5। नंबर 5 यह है कि लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है ना, ये लूनी नदी है, और इस लूनी नदी का आप उत्तरी भाग देखेंगे, जैसे नागौर अजमेर है तो इसके ऊपर शेखावटी है, यहां पर आप देखेंगे बीकानेर वाला एरिया है, यहां पर जो है लूनी नदी का जो उत्तरी भाग होता है उसे याद रखिएगा थली कहते हैं। इसका उत्तरी भाग क्या है? थली है। भाई दो बातें याद रखिएगा, लूनी नदी का उत्तरी भाग जो है वो थली कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, थली कहलाता है। जबकि पूर्वी जो भाग है इधर वाला, भूरा डूंगर, काला भूरा क्या कहलाता है? डूंगर कहलाता है। याद रखिएगा। अगली बात आप देखेंगे, देखो ये नागौर, ये जोधपुर, ये बालोतरा, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये जो भाग है ये गोडवाड़ बेसिन का भाग है। यानी कि लूनी नदी जो है वो आपके गोडवाड़ प्रदेश में बहती है। गोडवाड़ प्रदेश का भाग है, गोडवाड़ प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, और नंबर 7 लिखिएगा, जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में, सांचौर क्षेत्र में लूनी का बहाव यानी कि ये जो भाग है जो लूनी का बहता है उसे सांचौर क्षेत्र में रेल या नेड़ा कहते हैं। याद रखिएगा, रेल या नेड़ा कहलाता है। ठीक है, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा, धार्मिक आंदोलन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में क्या पढ़ना है? देखिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल तो सारे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। हिस्ट्री में आप किसी राजा द्वारा बनाई गई राजधानी, किसी स्थल पर हुआ प्रमुख युद्ध, ये सारे ऐतिहासिक स्थल में आते हैं। धार्मिक आंदोलन में आप पढ़ते हैं संत संप्रदाय और लोक देवता। ठीक है, और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा में प्राचीन समय के अंदर चली आ रही जो रीति रिवाज है वो बातें। ठीक है, विरासत और परंपरा तो वही है, रीति रिवाज। दूसरा आपके कहेंगे तो आभूषण वेशभूषा भी इसी का भाग होता है। ठीक है, कल्चर। तो जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में लूनी का बहाव रेल या नेड़ा कहलाता है। ठीक है, लिखा आपने। अब लिखिए, वे विशेषता हो गई। अब लिख लीजिएगा किनारे क्या है? किनारे, लूनी नदी के जो किनारे है वो है आपके, याद रखिएगा, तिलवाड़ा। कौन सा स्थल है? तिलवाड़ा सभ्यता है। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, बालोतरा। तिलवाड़ा के अंदर याद रखिएगा राव मलिनाथ पशु मेला भत्ता है। राव मलिनाथ पशु मेला, तो किनारे जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात, यहां इस पर एक बांध बना हुआ है, और बांध जो है वो है आपके, याद रखिएगा, पिचियाक बांध। कौन सा बांध है? याद रखिएगा, पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध। और ये जो बांध है ये कहां पर है? जोधपुर में। पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध जो है वो कहां पर है? आपके जोधपुर में। उतार लीजिएगा, ये विशेषता हो गई और लूनी नदी से रिलेटेड बात हुई। ठीक है, ठीक है, और एक आखिरी में नोट करके लिखिएगा, बाड़मेर का कवास क्षेत्र 2006 में
लूणी से बाढ़ग्रस्त। याद रखिएगा, कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी इस लूणी से। ठीक है, तो बाड़मेर का कवास क्षेत्र 2006 में लूणी से बाढ़ग्रस्त हो गया था। अब हम पढ़ेंगे लूणी की सहायक नदियां। लिख लिया क्या? आगे बढ़ जाऊं मैं? एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। लीजिए आगे। लीजिए, अब आप अगला बिंदु हेडिंग लगाइए, लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां। देखिए, सबसे पहले तो ये रही आपके सामने लूणी नदी। लूणी नदी का ये जो पक्ष है इधर वाला, ये तो है आपके दायां, और ये कौन सा है? बायां। तो लूणी की सहायक नदियां जब पढ़ेंगे तब एक तो पढ़ेंगे दाएं पक्ष की, और एक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके बाएं पक्ष की। याद रखिएगा, दाएं पक्ष से आकर विलय होने वाली केवल और केवल एक ही नदी है, और इस नदी का नाम है जोजड़ी या जोजरी। दाएं पक्ष से आकर विलय होने वाली केवल एक ही नदी है, वो है आपके जोजड़ी या जोजरी नदी। ठीक है, ये लीजिए, केवल एक ही। उधर से विलय होने वाली नदियों में सबसे पहले जो नदी आपको मिल रही है वो है आपकी लीलड़ी नदी। उसके बाद में फिर है बांडी नदी। इन दोनों के बीच में बांडी की एक सहायक है जिसका नाम है गुहिया नदी। लीलड़ी है, गुहिया है, बांडी है। ठीक है। उसके बाद में फिर अगली जो है वो है आपके सामने मीठड़ी नदी। फिर कौन सी है? मीठड़ी नदी। ध्यान रखिएगा, फिर कौन सी नदी आएगी आपके सामने? मीठड़ी नदी। मीठड़ी के बाद में फिर है
फिर है आपके कौन सी नदी, सूकड़ी नदी, ठीक है, सूकड़ी नदी। फिर उसके बाद में है आपकी झमई नदी। फिर उसके बाद में है सागी नदी। तो इधर से तो एकमात्र नदी है कौन सी, जोजड़ी, और इधर से कौन कौन सी है, तो देखिए क्रम से लिखी हुई है सब, लीलड़ी है, गुहिया है, बांडी है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, आपके जमाई है, और सागी है। ये बनाइए और फिर इनमें से एक एक को पढ़ते हैं हम आगे। चलें आगे। चलिए फिर इनमें से सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, दाएं पक्ष से आकर विलय होने वाली नदी है जोजड़ी नदी। वह हेडिंग तो लगा ली, लुणी की सहायक नदियां। उसमें नंबर 1 जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कौन सी, जोजड़ी नदी। लूणी नदी, और उसी लूणी नदी में आकर विलय होने वाली जो नदी है वो है आपकी ये कौन सी, जोजड़ी या जोजरी नदी, यही तो है। जोजड़ी या फिर जोजरी नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, जोजड़ी नदी आपने हेडिंग डाली, पहले लिख लीजिएगा इसका अन्य नाम। तो जोजड़ी नदी को आप जोजरी नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोजरी नदी, ठीक है। दूसरी बात लिखिएगा उद्गम, इस जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसका जो उद्गम है वो है आपके पुंदलू गांव। पुंदलू गांव जो है वो आपके कहां पर है, नागौर में। फिर आप कहेंगे सर ये नदी कहां पर प्रवाहित होती है, तो देखिए ये दो जिलों में बहती है, एक तो ये नागौर से निकली, और दूसरी याद रखिएगा ये जोधपुर के अंदर जाकर विलय होती है। तो प्रवाह जो क्षेत्र है वो हो गया आपके नागौर हो गया, और साथ में कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर वे जोधपुर। ये जो जोजरी नदी है ये जाकर समाप्त जिस नदी में होगी, और यहां पर समाप्त की बजाय हम विलय लिख लेते हैं, क्योंकि ये नदी वैसे भी जाकर विलय तो हो रही है, ये विलय हो रही है किसमें, तो ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, लूणी नदी में। अच्छा, लूणी नदी के अंदर विलय हो कहां पर रही है, तो वो स्थान है खेजड़ली, और खेजड़ली कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर में। यहां पर जाकर ये जो नदी है ये क्या हो रही है, इसमें विलय हो रही है, ठीक है। अब इस नदी की दो खास बात, क्या क्या, दोनों विशेषता है इसकी। आप कहेंगे सर विशेषता में क्या है, देखिए विशेषता में पहली बात तो आपको नजर आ ही रही है कि ये लूणी नदी है, इसका ये तो बायां है और वो कौन सा है, दायां। यानी कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं ओर से आकर विलय होती है वो जोजड़ी नदी है। लिखिए लूणी नदी की
एकमात्र एकमात्र सहायक नदी जो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लूणी में दाएं ओर से दाएं ओर से आकर विलय होती है, दाएं ओर से आकर विलय होती है, वो जो नदी है वो कौन सी है? आपके जोजड़ी नदी। दूसरी बात, लूणी की जितनी भी सहायक नदियां आप पढ़ते हैं उसमें ये वो नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका जो उद्गम है वो अरावली से नहीं होता है। नागौर है, नागौर अरावली का भाग नहीं है। अरावली से उद्गम नहीं होने वाली नदी है ये। लिखो। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपकी कौन सी नदी के बारे में है? जोजड़ी नदी के बारे में। ठीक है, लिखिएगा। हो गई जोजड़ी। आइए अगली नदी के बारे में। ये जोजड़ी हो चुकी है, अब इधर से शुरू करते हैं लीलड़ी से। आप देख पा रहे हैं कि लीलड़ी नदी लूणी के अंदर विलय होने वाली प्रथम नदी है, याद रखिएगा। तो हेडिंग लगाइएगा, लीलड़ी नदी। यानी कि ये जो आपके सामने लूणी नदी है, इस लूणी नदी का ये आपके बायां है और ये आपके दायां था। ठीक है, बाएं दाएं ओर से आकर विलय हुई थी अभी कौन सी? जोजड़ी नदी। लेकिन अब हम जिस नदी को पढ़ रहे हैं लीलड़ी नदी, उसकी लोकेशन ये इस प्रकार से है कुछ, बस ये लीलड़ी नदी। इसका जो उद्गम है वो होता है सोजत पाली से। इसका उद्गम कहाँ होता है? सोजत पाली। पाली से बहते हुए ही ये पाली के साथ जो तटवर्ती सीमा बनाती है ना लूणी, बस यही पाली के अंदर ही ये विलय हो जाती है। इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं है। लीलड़ी नदी सबसे पहले लिख लीजिएगा, लूणी नदी में विलय होने वाली प्रथम नदी है ये। इसके उद्गम की हम बात करते हैं तो वो सोजत है और सोजत जो है वो पाली में है। फिर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पाली ही है। विलय जो है वो लूणी नदी में है। विलय जो है वो किस में है? लूणी नदी में, लिखिएगा। ठीक है, तो कहां विलय होती है ये तो उल्लेखित नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये केवल बारिश के सीजन में ही आती है, बाकी नहीं है ये। ठीक है, तो लीलड़ी नदी से रिलेटेड यदि कोई बिंदु बन सकता है तो आपके सामने यही है वो। ठीक है, उतारिएगा इनको।
लिख लिया। नेक्स्ट, अगली नदी। अगली नदी आप देखेंगे तो ये रही आपके सामने, लीलड़ी हो गई। अब हम नदी पढ़ेंगे कौन सी, बांडी। हालांकि गुहिया जो है वो बांडी की सहायक है, तो प्रमुख रूप से हेडिंग लगेगा यहाँ पे बांडी नदी। बांडी नदी, कौन सी नदी, बांडी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी की पहली जो सहायक नदी है वह है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी के बाद में दूसरी जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बांडी नदी। कौन सी नदी है, बांडी नदी। बांडी नदी की आप बात करेंगे तो सबसे पहले लिखिएगा उद्गम, और बांडी नदी का जो उद्गम है वह है आपके हेमावास पाली। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रवाह जो क्षेत्र है वह है आपके पाली। विलय की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर विलय है ये लूणी नदी में, और वो भी लाखर पाली। लाखर पाली, तो उद्गम भी है, प्रवाह क्षेत्र भी है, और विलय भी है। तीनों बातें हैं यहां पर आपके सामने। इसी बांडी की सहायक नदी है कौन सी, गुहिया। याद रखिएगा। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, गुहिया। इस बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है, वो बांध है आपके हिमावास बांध पाली। हिमावास बांध पाली, इसी बांडी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, पाली शहर। पाली जो है वो इसी नदी के किनारे है। पूछा जाए किनारे तो आप लिखेंगे पाली शहर। पाली शहर जो वो है इसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा बांडी नदी के बारे में। ठीक है, हिमावास बांध बना हुआ है, पाली शहर है, सहायक नदी है, विलय, प्रवाह क्षेत्र और उद्गम। हाँ, एक बात आप ये लिख सकते हैं कि पाली शहर है इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों के कारण प्रदूषित है ये। औद्योगिक क्षेत्रों के कारण प्रदूषित, प्रदूषित नदी है ये। औद्योगिक क्षेत्रों के कारण प्रदूषित नदी है ये। तो अब तक तो राजस्थान का कायाकल्प हो जाता। तो ये जो नदियां हम पढ़ रहे हैं ना, ये केवल बोर्ड पर ही बह रही है आपके सामने। ठीक है, अब मीठड़ी नदी की बात करेंगे तो इसमें लिखने के लिए तो क्या ही है, जानकारी ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो आप पहले तो हेडिंग लगा लीजिए मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी के बारे में लिखिएगा उद्गम, पाली की पहाड़ियां, प्रवाह क्षेत्र पाली, विलय लूणी नदी के अंदर पाली जिले में। अब क्या है, ये छोटी छोटी है, बारिश के समय जब होती है तब इसमें पानी आता है, वरना इनमें में पानी नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल नाम मात्र के तौर पर आप इन नदियों को लिख लीजिए। देखिएगा अगली नदी के बारे में लिखते हैं। मीठड़ी हो गई, अब हम लिखेंगे सूखड़ी नदी। लिखिएगा नेक्स्ट, सूखड़ी नदी।
सॉरी, देखो, लूनी नदी सबसे पहले हमने पढ़ी है, लूनी नदी के अंदर इधर से लीलेड़ी, फिर हमने पढ़ी है बांडी, फिर इधर से पढ़ी है हमने गुहिया, फिर इधर से अभी हमने पढ़ी है मीठड़ी, इधर से हमने पढ़ रखी है जोजड़ी, और अब जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो पाली से निकलेगी, बीच झालोर जाएगी और बालोतरा के अंदर जाकर ये विलय हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो सुकड़ी नदी का लिखेगा उद्गम, और सुकड़ी नदी का जो उद्गम है वो है देशूरी पाली। सुकड़ी देशूरी पाली, देशूरी पाली, ठीक है। चलो, उद्गम के बाद में फिर प्रवाह क्षेत्र आ जाएगा। प्रवाह क्षेत्र आपके सामने पाली से जालोर, बालोतरा, विले, लूनी नदी, बालोतरा, उद्गम, प्रवाह क्षेत्र और विले। फिर अगली बात है, इस पर दो बांध बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है बांकली बांध, कहां पर? जालोर में। एक इस पर बना हुआ है सरदार संबंध बांध, सरदार संबंध बांध पाली। एक याद रखिएगा, इसके किनारे एक किला है जिसका नाम है जालोर दुर्ग। उतारिएगा सुकड़ी नदी के बारे में, ये बातें जो है वो किसकी है? सुकड़ी नदी की। उतार लीजिएगा। जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में हमने जिन जिन नदियों की चर्चा की है वो नदियां जो है वो आपके सामने ये है। यानी कि हमने जिन नदियों के बारे में पढ़ा है, यदि एक बार थोड़ा सा जिक्र मैं करूं तो आप दिखाई देगा कि ये जो लूनी नदी है, ये जो आपके सामने लूनी नदी है, इस लूनी नदी के अंदर विलय होने वाली जो पहली नदी है वो है आपकी लीलड़ी नदी। इसके बाद में फिर हमने नंबर 2 पर पढ़ी है आपकी बांडी नदी। इसी की सहायक नदी हमने पढ़ी है गुहिया नदी। फिर एक नदी और पढ़ी है हमने मीठड़ी नदी। इधर से आने वाली एक नदी पड़ी है जिसका नाम है जोजड़ी या जोजरी नदी। इधर जो नदी है वो है आपकी सुकड़ी नदी। तो ये सारी नदियां हमने पढ़ी है। अब इसके बाद में अगली जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, वो है आपके झमई नदी। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे झमई नदी। झमई नदी की बात करते हैं तो लिखिएगा सबसे पहले इस नदी का उद्गम। झमई नदी का जो उद्गम है वो आपकी गोरिया गांव पाली। झमई नदी का जो उद्गम है वो है आपके गोरिया गांव पाली। कौन सा गांव है? गोरिया गांव पाली। ये जो झमई नदी है, इस झमई नदी के प्रवाह क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है पाली, पाली के बाद में याद रखिएगा पाली, और पाली के बाद में ये जो नदी जाती है ये जाती है जालोर। जालोर के बाद में ये नदी जाती है बाड़मेर। पाली, जालोर, बाड़मेर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आती है बात विले। तो विले जो है वो आपके लूनी नदी में। कहां पर? तो याद रखिएगा बाड़मेर।
बाड़मेर के अंदर लूनी नदी में जाकर क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। इस नदी पर एक बांध भी बना हुआ है। जमाई नदी पर निर्मित जो बांध है वो है आपके जमाई बांध। ठीक है, ये जो जमाई बांध है ये आपके बना हुआ है सुमेरपुर पाली। जमाई बांध जो है याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि जमाई बांध जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का क्या है याद रखिएगा, अमृत सरोवर। ठीक है, फिर ये जो जमाई नदी है याद रखिएगा, इस जमाई नदी के बारे में एक विशेष बात यह है कि लूनी की आप जितनी भी सहायक नदियां पढ़ेंगे उसमें याद रखिएगा लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी भी यही है। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी। और अब जमाई बांध की सहायक नदियां, इसकी यदि हम सहायक नदियों की बात करते हैं कि जमाई की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो एक तो इसकी सहायक नदी है मैंथाई नदी, और इसी मैंथाई नदी के किनारे याद रखिएगा रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर। दूसरी बात, इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी, और इस खारी नदी का उद्गम आप देखेंगे तो शेरगांव सिरुई है, और विले देखेंगे तो जमाई नदी में है। विले जमाई नदी में जालोर जिले के अंदर। ये लो कंप्लीट, उतार लीजिएगा। लिख लीजिए। चलिए विकास यादव, चलो इस पर भी बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पर भी काम करते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब लूनी नदी में विलय होने वाली अंतिम नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो यहां पर है, और इसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर सागी नदी। हेडिंग डालिएगा सागी नदी। अच्छा, आप में से किसी विद्यार्थी के जहन में यदि ऐसा आ रहा है कि सर ने हमें यहाँ पर इतना नहीं पढ़ाया कि जमाई बांध को अतिरिक्त जलापूर्ति किससे होती है? सही परियोजना से होती है। तो वो हम परियोजनाओं में पढ़ेंगे, एक स्पेशल टॉपिक होता है ना सिंचाई परियोजनाएं, उसमें आपको लिखाएंगे। ठीक है, सागी नदी आप निश्चित रहेगा, सब बिंदु आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, सागी नदी सबसे पहले उद्गम। सागी नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके जसवंतपुरा पहाड़ियां,
और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? याद रखिएगा जालोर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जालोर वे बाड़मेर ही तो है। जालोर वे बाड़मेर, जालोर वे बाड़मेर। विले की बात करेंगे तो लूणी नदी में, बाड़मेर के अंदर विले। और याद रखिएगा लूणी नदी में विलय होने वाली अंतिम नदी। बस उतार लीजिए। और इसी के साथ में ये जो लूणी नदी है इसकी जो बातें हैं वो आपके कंप्लीट होती है। लिख लिया? चलिए आगे चलें। तो लूणी नदी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप अगली नदी के बारे में हेडिंग डालिए। और अगली जो नदी है वो है आपके पश्चिम पश्चिम बनास नदी। अगली जो नदी है वो कौन सी है आपके? तो वो है पश्चिम बनास नदी। क्या क्या खास बातें हैं, आइए इन सबको जानते हैं। देखिए, पश्चिम बनास नदी की हम बात करें, यदि इनकी लोकेशन बनाएं तो लोकेशन आपके सामने ये नजर आएगी कि ये राजस्थान है। इस राजस्थान में आप सब जानते हैं कि सिरोही जो जिला है वो एक सीमावर्ती जिला है। और इसी सिरोही से एक नदी बहती है और बहते हुए इस प्रकार वो गुजरात जाती है और कच्छ के रण में जाकर क्या होती है? विलय। ये जो नदी है इस नदी को हम पढ़ रहे हैं पश्चिम बनास नदी के नाम से। ठीक है, लीजिए सबसे पहले बिंदु है उद्गम। पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम है वो है आपके नया सरवाड़ के नाम से। और नया सरवाड़ जो है वो है आपके कहां पर? तो ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिएगा सिरोही। एक सरवाड़ किला है अजमेर में, बट नया सरवाड़ है सिरोही में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके यदि राज्य में प्रवाह की मैं बात करूं तो प्रवाह में आप देखेंगे सिरोही है। सिरोही के बाद में तो डायरेक्ट गुजरात जाती है, गुजरात। और उसके बाद में यदि समाप्ति स्थल की बात करें हम, तो ये जहां जाकर समाप्त होती है वो है आपके कच्छ का रण। कहां पर? लूणी नदी भी कच्छ के रण में विलय होती है और ये भी कहां होती है? कच्छ के रण में, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यदि मैं कुल लंबाई की भी बात करूं तो इस नदी की कुल लंबाई जो है वो है आपके 266 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 266 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में लंबाई की यदि हम बात करें, राजस्थान में लंबाई की हम बात करते हैं तो मात्र और मात्र आपको 50 किलोमीटर दिखाई देती है। इस नदी के यदि किनारों की बात करेंगे आप, तो इसके किनारे याद रखिएगा, एक तो आपको देखने को मिलता है वो है दिशानगर। पश्चिम बनास नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो याद रखिएगा दिशानगर। बट ये दिशानगर गुजरात का है।
और एक इसी नदी के किनारे है आपके माउंट आबू शिरोही, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इस नदी के तहत हम परियोजना की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो परियोजना है आपके सूकली सूकली शेलवाड़ा परियोजना, एक आपके गोकुल भाई भट्ट बांध भी है, परियोजना भी है। ये दोनों शिरोई के अंदर। हालांकि एक बांध भी बना हुआ है, वो बनास बांध। बनास बांध बनास नदी पर नहीं है, पश्चिम बनास नदी पर है कहां पर? शिरोई में। और फिर इसकी सहायक नदियां भी तो है। तो बांध, परियोजना, और अगला जो बिंदु है वो है सहायक नदियों का। और इनकी सहायक नदियों की हम बात करेंगे। किसकी सहायक नदियां? पश्चिम बनास की जो सहायक नदियां हैं उसकी यदि मैं बात करूं तो देखिए, सिप्पू, सूकली, कुकड़ी, वे बलराम, ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी है? याद रखिएगा, पश्चिम बनास नदी की। देखिए, हम जो नोट्स पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी है। ये नोट्स, इसके अलावा आपको एक बुक और पढ़नी है जिसके अंदर पुराने एग्जामों में आईवे क्वेश्चन हो, वो एमसीक्यू निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये और वो एमसीक्यू वाली बुक, बस काफी है। उतारो। लिख लिया? लिख लिया?
चलिए लिख लिया ना। लीजिए, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने अरब सागरीय अपोहा तंत्र में उन दो नदियों की चर्चा कर ली जो कच्छ केरल में विलय होती है। अब हम उन दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके किस में विलय होती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए नंबर 3। अब जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी माही नदी। हेडिंग लगाइए माही नदी। माही नदी स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही, यानी कि लोकेशन की बात करूंगा तो ये है राजस्थान। इस राजस्थान में ये जो है, ये नदी है आपके कौन सी, माही नदी। सबसे पहले हम इस माही नदी के अन्य नाम लिखते हैं। माही नदी के क्या लिखते हैं, अन्य नाम। देखो, सबसे पहले तो इस माही नदी की लोकेशन आप देख रहे हैं तो वो दक्षिण राजस्थान में है, और दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप देखेंगे इसके अलावा इतनी लंबी नदी कोई नहीं है, इसीलिए सबसे पहले तो इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं इसे। ठीक है, ये जहां बहती है, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये एरिया जो है, ये वागड़ के नाम से जानते हैं तो इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। माही नदी का जो किनारा है उसे कांठल कहते हैं, और इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। आप देखेंगे बस बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, ये जो पूरा एरिया है ये आदिवासियों का है, और इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसे आप आदिवासियों की जीवन रेखा भी कह सकते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं। हालांकि माही बजाज सागर परियोजना को कहते हैं, लेकिन है तो माही नदी, तो आप इसे जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो वे इनके उपनाम। हाँ जी, ये तो इसके क्या हुए, अन्य नाम। ठीक है, ठीक है, तो माही नदी के अन्य नाम होंगे। अब देखिए, अब इस नदी को बढ़ाते हैं। ये इस प्रकार से आपके सामने ये नदी है। देखिए, यहां से इस नदी का होता है उद्गम। उद्गम जहां से हो रहा है, अगला बिंदु आपको यही लिखना है। उद्गम जहां से हो रहा है वो देखिए, एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। कौन सी झील से है, मेहद झील से। ये जो मेहद झील है ये आपके कौन से पर्वत, तो अपमेरु पर्वत। ये जो अपमेरु पर्वत है ये किनका भाग है, तो आप कहेंगे सर विंध्याचल का। विंध्याचल की पहाड़ियों का भाग है, विंध्याचल की पहाड़ियां। और जिस जिले की बात हो रही है वो है धार जिला, और जिस राज्य से आती है वो राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। पूछा जाए आपको कि ये जो माही नदी है, इस माही नदी का जो उद्गम है, माही नदी और माही नदी का जो उद्गम है वो आपके
कौन सी झील से? तो महद झील से। कौन से पर्वत से? तो अपमेरु पर्वत से। कौन सी पहाड़ियां? तो विंध्याचल की पहाड़ियां। और यदि आपको पूछे कौन से राज्य वो है राज्य में प्रवेश। अगला पॉइंट लगाइए, राज्य में प्रवेश। और राज्य में जो प्रवेश है वो होता है आपके, याद रखिएगा, खांडू गांव बांसवाड़ा। कहां से होता है? खांडू गांव बांसवाड़ा। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो कहां से होता है? तो खांडू गांव बांसवाड़ा, याद रखिएगा। लिखिए, लिख लिया राज्य में प्रवेश? ठीक है। फिर लिखिएगा अगला, प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र में आप देखेंगे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ के साथ में क्या है? तटवर्ती सीमा बनाता है ये। तो प्रवाह क्षेत्र उद्गम हो गया, राज्य में प्रवेश हो गया। ऐसे एक एक पॉइंट बनाते हुए लिखते चलना आपको ना। राज्य में प्रवेश हो गया, ठीक है। फिर है आपके प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र में आप बात करेंगे तो बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। यदि प्रतापगढ़ भी कभी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ आपको पता हो तो राजस्थान का 33वां जिला बना है 2008 में। बाकी पहले इसका कुछ भाग जो है वो इसी में तो था, माही में था, बांसवाड़ा में था कुछ भाग, ठीक है। तो परवा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपको याद रखें, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला जो बिंदु है वो है आपके समाप्त। और समाप्त लिख लीजिएगा कच्छ कारण। समाप्त आप लिखिएगा कच्छ कारण। लिख लिया? ठीक है। अब हम आगे की बात, अभी तक हमने इस माही नदी का एक परिचय पढ़ लिया है, एक अन्य नाम हो गया, इसका उद्गम स्थल हो गया, राज्य में प्रवेश हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया, और इसका क्या हो गया? समाप्ति स्थल, जाकर समाप्त कहां होती है। अब लिखिएगा अगला बिंदु आपके सामने, और वह है आपकी कुल लंबाई। इसकी जो है वो कुल लंबाई कितनी है? लिखिएगा कुल लंबाई। कुल लंबाई जो है वो है आपके 576 किलोमीटर। लेकिन राज्य में लंबाई, और राज्य में लंबाई की जब बात आएगी तो याद रखिएगा यह आंकड़ा हो जाएगा आपके सामने 171, 171 किलोमीटर। ये दो बातें और लिखी। सॉरी, अरे यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई एक बार, यहां पर आपके थोड़ा गलती से लिख दिया है हमने कि ये जो माही नदी है ना, ये कच्छ के रण में विलय कहां होती है। याद करो, पहला पेज खोलो, आपने बताया ही नहीं। हमने लिख रखा है कि ये जो नदी है ये तो खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त होगी ना। वापस यहां पर थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा ना, खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागरीय अफवाह तंत्र हम जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बताया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो गलती से लिख दिया था यहाँ, ठीक है। दो नदियां हैं अरब सागर की जो कच्छ के रण में विलय होती है, वो दोनों ही हमने पढ़ी, लूणी और पश्चिम बनास। और दो ऐसी है जो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में विलय होती है, एक माही और एक कौन सी है? साबरमती। हाँ वो गलती से, तो ये खंबात की खाड़ी करिएगा आप, है ना, खंबात की खाड़ी। एक बार वापस देख लीजिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। माही नदी इसका उद्गम हो गया,
राज्य में प्रवेश हो गया, इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, और समाप्ति स्थल हो गया खंबात की खाड़ी। कुल लंबाई होगी 576, राज्य में लंबाई हो गई 171। ठीक है, लिखा। चलिए अब आप हेडिंग डालिए माही नदी की विशेषता। माही नदी की विशेषता क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो यानी राजस्थान और राजस्थान के इस भाग में यहां पर ये इस प्रकार से नदी है। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए ये उल्टे यू आकार में प्रवाहित हो रही है। उल्टे यू आकार में प्रवाहित, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है आपके कौन सी, माही नदी। एक तो ये लिखिए। ठीक है, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी लिखा। दूसरी बात, हमारे राजस्थान के इधर से गुजरती है ये, और आप सब जानते हैं कि यहां से एक रेखा भी गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा को एक बार और दो बार पार करने वाली नदी लिखेगा। कर्क रेखा को, कर्क रेखा को दो बार पार या दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, याद रखिएगा, माही नदी। क्लियर। हाँ, अगली बात कि ये जो माही नदी है, ये माही नदी आप देखेंगे निकल भी दक्षिण से रही है और वापस समाप्त भी कहां हो रही है, दक्षिण में ही हो रही है। इसका मतलब दक्षिण दिशा से उद्गमित होकर वापस दक्षिण दिशा में, वापस दक्षिण दिशा में समाप्त होने वाली नदी। ठीक है, नंबर 4, लिखिएगा कर्क रेखा को राजस्थान की कांगो नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कर्क रेखा माही नदी को दो बार पार करती है, उसी प्रकार कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए कर्क रेखा को पार करने वाली जो नदी है दो बार, वो है माही। ठीक है, भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली जो नदी है वो है कांगो, या इसे बोलते हैं जायरे नदी। और मकर रेखा को दो बार पार करने वाली जो नदी है वो है आपके लिपोपो नदी। तो हो सकता है कभी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अगली बात, माही नदी का जो बेसिन है, यानी कि आपके ये आप पूरा पुष्प प्रदेश कहा जाता था प्राचीन समय में, पुष्प प्रदेश के नाम से। माही नदी का मध्यवर्ती जो भाग है, माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग है उसे आप छप्पन का मैदान कहते हैं। हालांकि ये बातें हमने पढ़ रखी है। माही नदी का तटवर्ती भाग या जो किनारा है उसे आप कांठल कहते हैं। किस प्रकार से क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। यहां पर केवल नाम लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उतारो।
मेवल की गंगा भी आप इसे कह सकते हैं, माही नदी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वागड़ और मेवल, बिल्कुल मेवल की गंगा कह सकते हैं आप। ठीक है, लिख लिया। अब आप लिखिए माही नदी पर निर्मित बांध। माही नदी पर निर्मित बांध, यहां पर केवल और केवल बांधों के नाम लिखूंगा मैं, बाकी डिटेल जो है वो आपके परियोजनाओं में आएगी। ठीक है, तो माही नदी पर टोटल आपके 3 बांध हैं। कितने बांध हैं? 3। पहला जो बांध है माही बजाज सागर बांध। इस बांध के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन वो परियोजनाओं में पढ़ेंगे, नदियों में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, माही बजाज सागर बांध जो कि आपके कहां पर है, याद रखिएगा, बोरखेड़ा में। बोरखेड़ा गांव कहां पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा, इसी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कागदी गांव में पिकअप बांध, जिसे आप पढ़ते हैं कागदी पिकअप बांध। कागदी जो पिकअप बांध है यह आपके कागदी गांव में है, कागदी गांव जो कि आपके बांसवाड़ा में। तीसरा जो बांध है वह है आपके कंडाणा बांध, और कंडाणा जो बांध है वो है आपके गुजरात में। उतारिए माही नदी पर निर्मित बांध।